फिर देश में एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। नेहरू के समय ये होता था, वाजपेयी के समय वो होता था। नैतिकता, परंपरा, सहमति, असहमति, इस तरह की बातें आज टेम्परेरी तौर पर होल्ड पर रखती हैं। खबर यह कि देश में 48 साल बाद फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। सहमति को ताला लग चुका है। तय यह हुआ कि अब जिसके पास संख्या होगी उसी का स्पीकर होगा। चुनाव कल होने और चुनाव के दोनों उम्मीदवार आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिड़ला पर सहमति बनी है और इंडिया अलायंस की तरफ के सुरेश का नाम फाइनल किया गया। प्रोफाइल देखें, दोनों लॉ ग्रेजुएट हैं। बिड़ला 3 बार के विधायक रहे हैं, तीसरी बार सांसद बने, जीते तो दूसरी बार स्पीकर बने। के सुरेश 8 बार के कांग्रेस के सांसद, केरल की 2 सीटों से 4 बार जीते हैं। बिड़ला के नाम लोकसभा के विपक्षी सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड है। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से जैसे बिना गिनती के सांसदों को सस्पेंड किया गया था। हालांकि उन्हीं में से 3 सांसद इस बार बीजेपी के सांसद चुनकर सदन में पहुंचे। खैर, के सुरेश प्रोटेम स्पीकर नहीं बन पाए, डिप्टी स्पीकर पर बात नहीं बनी, तो अब विपक्ष के स्पीकर कैंडिडेट बन चुके हैं और सामने। यहीं से आगे बढ़ेंगे कि मामला बिगड़ा क्यों, ऐसा क्या हुआ जो 48 साल में दूसरी बार और 72 सालों में तीसरी बार स्पीकर चुनाव की नौबत आ गई। पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। स्पीकर पर पहली बार साल 1952 में वोटिंग हुई। तब जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले थे। उनके सामने थे शंकर शांताराम मोरे, जिनको 55 वोट मिले थे। दिलचस्प वाकया ये कि शांताराम मोरे ने अपना वोट खुद जीवी मावलंकर को दिया था। स्पीकर पर दूसरा चुनाव जीएस ढिल्लों के इस्तीफे के बाद साल 1976 में हुआ। बलिराम भगत 344 वोटों से स्पीकर चुने गए, जबकि जगन्नाथ राव जोशी को महज 55 वोट मिले थे। अब हम स्पीकर चुनाव पर जो क्या और कैसे शब्द हैं उसका जवाब देते हैं। बैकग्राउंड आप जानते हैं कि सरकार बनने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर रेस शुरू हो चुकी थी। पहले विपक्ष की कोशिश यह थी कि टीडीपी स्पीकर पद पर अड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विपक्ष ने ट्रैक बदला और कांग्रेस खुद डिप्टी स्पीकर पद लेने पर अड़ गई। शर्त रखी कि डिप्टी का पद नहीं दिया तो स्पीकर पर चुनावी टक्कर वो देंगे। 3 दिनों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठकों पर बैठक कर रहे थे। आज स्पीकर के नामांकन का आखिरी दिन था। आज भी बैठक थी। आखिरी 1 घंटे में बात पूरी तरह बिगड़ी। आज सुबह 2 खबरें सामने आई थी। पहली ये कि ओम बिड़ला दूसरी बार एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट होंगे और दूसरी ये कि विपक्ष से सहमति बन चुकी है, वो स्पीकर उम्मीदवार को नहीं उतारेगा। लेकिन सुबह 11 बजे राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं और संसद पहुंचते ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ एक बयान दिया और राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का बयान बीजेपी को पसंद नहीं आया। ये उसे आम सहमति की भाषा के उलट लगा। सरकार ने फिर भी विपक्ष के साथ एक और बैठक रखी। समय रखा गया 11:30 बजे। 11:30 बजे राजनाथ सिंह के कक्ष में हुई इस बैठक में अमित शाह और पीयूष गोयल मौजूद थे। विपक्ष से कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और डीएम के नेता टीआर बालू थे। वेणुगोपाल का दावा यह कि बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें स्पीकर पद को लेकर सहमति पत्र पर साइन करने के लिए कहा गया। विपक्ष ने कहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर के पद का भरोसा नहीं मिलता, वो स्पीकर के पद पर सहमति नहीं दे सकते। वेणुगोपाल का दावा यह कि बीजेपी राजी नहीं थी और उसने कहा कि डिप्टी स्पीकर पर फैसला बाद में लिया जाएगा। 16 के लिए बुलाई गई 10 मिनट में खत्म होगी बैठक। बातचीत बिगड़ने के बाद सिर्फ 20 मिनट का वक्त था। 11:50 पर ओम बिड़ला ने एनडीए नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया। 12 बजे से ठीक पहले के सुरेश ने भी विपक्षी नेताओं के साथ जाकर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्या कहा, अब जरा वो सुनो। सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करते हैं। कल से लेकर आज तक उसे 3 बार हमारी बात। If they are ready
to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, तो अभी ऐसे में जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए, तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलेगा। और अब जवाब क्यों का। सत्ता पक्ष का स्पीकर और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर, ये सिर्फ एक परंपरा भर रही है, कोई व्यवस्था नहीं थी। यहां सवाल यह है कि विपक्ष के पास संख्या नहीं है तो वो स्पीकर का चुनाव लड़ना क्यों चाहता है, और सत्ता पक्ष भी डिप्टी स्पीकर का पद उसे दे दे तो उसका क्या जाता है। तो इसमें विपक्ष के कुछ मैसेजिंग है। मैसेज ये कि मोदी की गठबंधन सरकार को 5 साल हर कदम पर इम्तिहान देना होगा। ये सिर्फ ट्रेलर है। विपक्ष पिछले 2 टर्म जैसे ध्वनि मतों से हो रहे फैसलों को अब इस टर्म में होने नहीं देगा। एनडीए को 293 से कम वोट मिले तो संदेश यह होगा कि सरकार अस्थिर है। लेकिन सरकार के लिए एक और मैसेज है। मैसेज वो कि वो विपक्ष को 235 की संख्या बल पर संसद को हाईजैक नहीं करने देगा। सरकार और संसद नियमों से चलेंगे, फैसले बहुमत के आधार पर ही होंगे, और विपक्ष में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसका सीधा मतलब यह होगा कि वो विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है, उसमें एकजुटता नहीं। तो कल 11 बजे स्पीकर का चुनाव टकराव के ट्रैक पर है। कल के नतीजे तय कर देंगे कि सदन में किसका वजन कितना होने वाला है। आपको बताऊं कि वैसे तो सरकार के हर मंत्री और सदन में बैठे हर सांसद की अपनी वैल्यू है, अपनी गरिमा है। उसके बावजूद भी संसद में 3 पदों का अलग महत्व है। पहला पद प्रधानमंत्री का, जो बन चुके हैं। दूसरा पद स्पीकर का, जिनका कल चुनाव होना है। लेकिन तीसरा पद है नेता प्रतिपक्ष का, जो रहस्य से घिरा हुआ है। 27 जून को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसके बाद 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री धन्यवाद भाषण देंगे। इन दोनों भाषणों के बीच पक्ष और विपक्ष से और भी भाषण होने, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि राहुल गांधी जब सदन के अंदर बोलेंगे तो वो विपक्ष के सांसद के तौर पर बोलेंगे या नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बोलेंगे। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस इस पर कल अंतिम फैसला ले लेगी, लेकिन ये तय करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये आपको बताऊंगा। उससे पहले जरा यह बयान आप सुनिए। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं। मई महीने का राहुल गांधी का यह बयान है, और उसी वक्त कुछ बुद्धिजीवियों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदाज में वैसा ही कुछ इमेजिन कर लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बीजेपी ने लेकिन कहा था कि सदन में करना जितनी बहस करनी है, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन अब कांग्रेस को पूरे 10 साल बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का मौका मिल रहा है और नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका मिला है, तो यह तय नहीं हो पा रहा कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई कांग्रेसी पोस्टर लेकर पहुंचे थे कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभालें, लेकिन कोई ऐलान नहीं हुआ। एक थियरी यह है कि शायद राहुल के साथ 2 उपनेता प्रतिपक्ष बनाए जाएं, ये भी नहीं। पर खबरें आई कि राहुल किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं ताकि खुद 2029 पर फोकस कर सके, लेकिन ना तो राहुल का नाम तय हुआ, ना ही किसी और का नाम तय हुआ। राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उनके पास कई ताकतें होंगी। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। नेता प्रतिपक्ष सिर्फ विपक्ष का चेहरा नहीं होता, बल्कि कई अहम कमेटियों का सदस्य भी होता है। विपक्ष में होकर सीबीआई, सीईसी, एनएचआरसी के प्रमुख मुद्दों को, उनके प्रमुखों को चुनने में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका भी होती है। यानी जिन सेंट्रल एजेंसीज से राहुल गांधी को शिकायतें रही हैं, पूरे विपक्ष को शिकायतें रही हैं, वो अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इनका चीफ कौन होगा या चीफ कौन नहीं होगा, ये तय करने में वो अहम रोल निभा सकते हैं। राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट प्लान भी हो सकता है। राहुल गांधी की गंभीरता, उनके संसदीय और राजनीतिक ज्ञान पर कांग्रेस छोड़ने वाले नेता सवाल उठाते रहे।
कहा यह भी जाता है कि चुनाव से पहले नीतीश के इंडिया अलायंस छोड़ने और ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस से दूरी बनाने में एक बड़ी वजह राहुल गांधी को लेकर भी थी। राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने से संशय खत्म होगा कि विपक्ष नेता कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष बनकर वो 2029 में पीएम कैंडिडेट की रेस को खत्म कर सकेंगे। राहुल गांधी पूरे 5 साल खुद को प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में प्रोजेक्ट कर सकेंगे। हालांकि फायदों के साथ चुनौतियां भी हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता एक बार कोर्ट के फैसले ने बचाई थी, लेकिन अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी पर अब भी मानहानि के कई मुकदमे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी को होमवर्क मजबूत करना होगा, जो उनके लिए बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी को संसद के सत्रों की कार्रवाई में अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी, क्योंकि 17वीं लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक राहुल गांधी की अटेंडेंस महज 51% रही और वो सिर्फ 8 चर्चाओं में ही शामिल रहे। राहुल गांधी को ध्यान रखना होगा कि मजाक में ही सही, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी, उनके विरोधी राहुल गांधी को अपना स्टार कैंपेनर बताते रहे तो उनकी कोई भी कोताही विरोधियों के लिए मौका बन सकती है। गांधी एलओपी बने, ये सबकी मांग है कांग्रेस के नेता। आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर एलओपी बनते हैं तो बड़ा चैलेंज होंगे बीजेपी के लिए? तो दिल की इच्छा यही है, ठीक है। तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होंगे, आपको लगता है राहुल गांधी? नेचुरली चैलेंज तो होगा, अभी भी चैलेंज है ही है वो। अभी भी राहुल जी कहाँ मतलब पीछे हटे हैं। ये है कि अगर होंगे तो हमारी सबकी दिल की इच्छा है कि वो मले। आपको लगता है राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बनते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होंगे? राहुल गांधी जब पार्टी के अध्यक्ष बने तो लगातार कांग्रेस पार्टी हारती रही। जिस दिन लोकी बनेंगे उस दिन फिर हार जाएंगे। तो आपने दोनों पक्षों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सुन ली हैं। कांग्रेस खेमे के सांसद जहां चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का दारोमदार संभालें, तो वहीं आपने बीजेपी पक्ष के सांसदों से सुना कि राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं तो उससे बेहतर खुशखबरी उनके लिए क्या हो सकती है। और आपको चुनाव के दौरान की वो अलग अलग तस्वीरें आपके जहन में वो ताजा होंगी जो कि जी न्यूज ने आपको प्रमुखता से दिखाई भी थी, जहां राहुल गांधी को लेकर के जब सवाल पूछा जाता था तो कई विपक्षी सांसद उनका मजाक उड़ाते थे। जी न्यूज।